खड़े हो जाओ। पढ़ाई करके आते हो? पढ़ाई की हो? बताओ, काइटिन का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? अति काइटिन किस फंगस अति ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल, किस जीव का सेल वॉल है काइटिन? पढ़े हो रियली में? साहब झूठ बोल दिए ना। बैठ जाओ, नहीं पढ़ते हो। तुम बताओ। हाँ, कितना स्मार्ट है, बताओ किससे पूछे। बताओ, एलगी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? एलगी सेवाल। हाँ, बोलो। नहीं देखे? वो तो वो सब नहीं पूछ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पढ़े नहीं किया तो? पढ़ाई किया है? शैवाल में कोशिका भित्ति है ना? किस चीज का बना है? अब तुम भी बैठेगा तो तुम भी बोलेगा, खड़ा करवाएंगे जो बोल रहा है वो भी ना बोलेगा। तुम लोग सब पूछ रहे हैं? इन लोग इतना मासूम है तो आप कुछ याद की होगी, याद ना करके आई होगी। तो पहले ही मुड़ी नीचे कर लेती है। मुड़ी उठा के रखना है, तब ने लोग देखने आएंगे। चलो तुम बताओ। तुम आसान क्वेश्चन, बैक्टीरिया का सेल वॉल बता दो। और सामने लिखा हुआ है जी। वाह। नहीं ट्राई करते हैं, बैठ जाओ। कोई फायदा है आने जाने से? बैठ जाइए। चलो पढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में क्या बताए थे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये बताए थे, ठीक है। कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में है, लेकिन बैक्टीरिया में किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। सबसे पहला प्रायोरिटी आनी चाहिए, याद रखें। हो गया। चलो देखो यहाँ दूसरा क्या था? शैवाल। शैवाल का क्या? शैवाल किस चीज का रहता है? शैवाल, शैवाल यानी एल्गी। बंद कर दो, क्या भी कर दो, बंद। ये दिन क्या होगा? एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइक की तरह। अब ठीक हो गया ना? अपने आप सही हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए। चार बताए थे। पहला क्या बताए थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या रहता है? पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है। दूसरा शैवाल। दूसरा क्या था? शैवाल। शैवाल का क्या? सेलुलोज। सेलुलोज के साथ क्या क्या? गैलेक्टॉन्स। कौन बताएगा कि गैलेक्टॉन्स क्या होता है? गैलेक्टॉन्स क्या है? गैलेक्टॉन्स एक शर्करा, ग्लूकोज का टाइप है। गैलेक्टॉन्स क्या है? एक शर्करा। और गैलेक्टॉन के साथ क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? काइटिन। कवक का कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं? काइटिन। और चौथा क्या था? प्लांट। सबको याद है, प्लांट का कोशिका भित्ति सेलुलोज। अब ये कोशिका भित्ति होता है, ये सेल का सबसे बाहरी लेयर है। क्या है? सेल का सबसे बाहरी लेयर। और इसका कार्य, इसका फंक्शन, इसका मतलब है ये सेल वॉल को क्या करता है? तो इसका एक ही फंक्शन है
ये कोशिका का आकार देता है, क्या देता है, आकार, और ये प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रोटेक्शन रखता है। तो इसका कार्य में लिख लीजिएगा पॉइंट दे करके, कोशिका भित्ति बोल दे रहे हिंदी में, कोशिका भित्ति फंक्शन में लिखेगा, ठीक है। कोशिका भित्ति का फंक्शन, कोशिका भित्ति कोशिका को आकार तथा कोशिका भित्ति कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका का जो स्ट्रक्चर है उसको शेप देने का काम किसका है, कोशिका भित्ति, और ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति किसी का भी हो, बैक्टीरिया को हो, कवक का हो, या शैवाल का हो, या प्लांट का हो, इसका एक ही काम है, क्या, आकार और सुरक्षा, आकार और किसका, सेल का, ठीक। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेगा सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बताइए, कोशिका झिल्ली प्लांट में है कि नहीं है, एनिमल में, तो लिख लीजिए, हाँ ना, लिखो कोशिका झिल्ली, पॉइंट देख के, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्रोकैरोटिक, कोशिका झिल्ली प्रोकैरोटिक प्रोकैरोटिक तथा यूकैरोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, तथा यूकैरोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, या दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। हो गया, कोशिका झिल्ली प्रोकैरोटिक तथा यूकैरोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाई जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, कोई भी एक सेल है, लेकिन हम ये सेल को मान लिए क्या, प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल। एक सेल और ले लेते हैं, ये कैसा सेल है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल है। तो अगर ये प्लांट सेल है तो इसके सबसे बाहरी लेयर क्या होगा, कौन बताएगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, अभी बताएं क्या होगा, सेल वॉल। अगर ये प्लांट सेल है तो सबसे बाहरी लेयर क्या है, सेल वॉल। ये आउटर लेयर, आउटर लेयर के क्या तो सबसे बाहर वाला परत, आउटर लेयर, ठीक है। लेकिन अगर इसका सेकेंड लेयर पूछा जाए, इनर लेयर, तो इनर लेयर क्या हो जाएगा, ये उसका दूसरी लेयर होती है, किसमें, प्लांट में, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। हिंदी में तो समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, कोशिका। ये प्लांट का इनर भाग होता है, इनर भाग मतलब आंतरिक पार्ट, क्या हो गया, आंतरिक पार्ट। लेकिन अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं, नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो एनिमल सेल का बाहरी भाग को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर पार्ट, जिनका बीपीएससी टीचर है याद रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना आसान क्वेश्चन है। कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। वहां कुछ चर्चा नहीं किया हुआ था कि वह सेल प्लांट का है कि एनिमल का। तो आपका क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑप्शन। क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या था, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के सबसे बाहर भाग को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। लेकिन ये कैसा कोशिका होना चाहिए, एनिमल। और प्लांट सेल में सबसे बाहर भाग को सेल वॉल और अंदर भाग को कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये तो सिर्फ सेल वॉल बनाना पड़ेगा आपको। जो ऑप्शन में आ गया, तो अगर कोई आपके पास क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि प्लांट सेल है एनिमल सेल, तो आपको सेल वॉल, लेकिन वो ऑप्शन से ही क्लियर कर दिया था कि वह सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति रहता तो आंसर क्या हो जाता, कोशिका भित्ति, क्योंकि वहां जिक्र ही नहीं है कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल। तो देखो यहाँ पर दो चीज समझना, अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बाहरी भाग को क्या बोले, हिंदी में लिख देते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। लेकिन अगर ये आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे, आंतरिक भाग कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। लेकिन इसका बाहरी भाग क्या होता है, कोशिका झिल्ली। यही ना बताएं, ठीक है। सेल वॉल तो बना हुआ रहता है किसका, पेप्टिडो। अगर ये प्लांट सेल है तो किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का। प्लांट सेल है तो किस चीज का बना हुआ। लेकिन ये जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की संरचनाएं फास्फोलिपिड्स का बना होता है। फास्फोलिपिड्स मतलब लिपिड्स में फास्फोरस की मात्रा कनेक्ट है। लिपिड्स मतलब क्या होता है, वसा। लिपिड्स मतलब क्या, फैट। फैट मतलब क्या, वसा। वसा समझते हैं ना आप, वसी आप प्रोडक्ट खाते हैं घर में, घी, तेल, मक्खन, बटर। चावल में फैट कहां से आ गया जी, ठीक है। तो ये सब खाते हैं, मटन वगैरह खाते हैं, नहीं खाते हैं, चिकन खाते हैं। यानी एगो 4 व्हीलर है, एगो 2 व्हीलर है, यही ना है। तो ये सब में क्या है, फैट ज्यादा है। अब देखिए मछली में कोई व्हीलर है, हाँ? एरोप्लेन। चलो यहाँ देखो, तो ये कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है, फास्फोलिपिड्स। यानी इस फास्फोलिपिड्स में जो संरचनाएं होती है वो कोशिका झिल्ली का। इसमें फास्फोरस में क्या जुड़ा हुआ है, वसा। तो क्वेश्चन आएगा कि प्लांट का जो है कोशिका भित्ति किस चीज का बना है, सेलुलोज। लेकिन किसी का भी कोई भी एक सेल हो, या यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, कोई प्रकार का सेल हो, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना रहता है, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड संरचनाएं होती है दोहरी संरचनाएं। दोहरी समझते हैं, उसमें डबल लेयर। सैंडविच देखे हैं, सैंडविच खाते हैं ना, तो सैंडविच में संरचनाएं कैसा होती है, 2 लेयर होता है ना। और उसके अंदर क्या क्या रहता है, प्याज, टमाटर वगैरह वगैरह, बटर, सही है ना। तो उस सैंडविच को मान लो क्या, कोशिका झिल्ली। और उस कोशिका झिल्ली जो संरचनाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स क्या है, सैंडविच के अंदर जितनी चीज है, प्याज, टमाटर, सब क्या है, फास्फोलिपिड्स। क्या है, फास्फोलिपिड्स। उसका संरचनाएं बताते हैं, पहले इतना लिखिए। बस दो दो आपका 2 डायग्राम बनाना है। पहला सेल वॉल यानी प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति और आंतरिक भाग कोशिका झिल्ली। लेकिन एनिमल सेल में बाहरी हो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, येलो सही है।
क्या नीचे कर दे, ऊपर तो कुछ है नहीं, वो तो बता ही दिए थे। क्या? हाँ वो होता है, वो हम जब प्लांट सेल पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। अभी बना दिए, मान लो ये प्लांट सेल है, वो एनिमल सेल। सेल वॉल, ये आउटर लेयर यानी बाहरी परत, यहाँ तो लिख लिए बाहरी भाग। कोशिका भित्ति प्लांट का क्या है? बाहरी भाग है। आउटर लेयर मतलब बाहर वाला परत, लेयर में आग छुटा हुआ है। नहीं हुआ जी, आगे बढ़े। ये सामने वाला तुम लोग नहीं लिखते हो, देखो अभी लिख ही रहा, एक एक चीज देखते हो, समझ में नहीं आता जो जो समझाते हैं बोर्ड पर। बस एक बार देखो और लिख लो। चलो यहां देखना, अभी नहीं हुआ ना, क्या हुआ? अब देखो समझना, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट देकर के, पहले समझिए सेल वॉल का फंक्शन क्या था, कार्य क्या था? सेल वॉल का कार्य क्या था? शेप और प्रोटेक्शन, आकार और सुरक्षा। लेकिन इसका जो फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन समझना, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। समझ में आ गया तो सही है, ना आया फिर भी सही है। इसका जो फंक्शन होता है, इस एरो से तुमको समझ में आएगा तो ठीक है। इसमें जो झिल्ली होती है, क्या है? झिल्ली। इस झिल्ली को बोलते हैं अर्ध पार अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये इसका नाम नहीं है, इसका ये फंक्शन ऑस्मोसिस का प्रोसेस करता है। और ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है ये समझना। ये अर्ध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिखिएगा नहीं, समझिएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है? एक सेल है। सेल के बाहर क्या है? लेयर है। कौन सा लेयर है? कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली का जो कार्य होता है वह कैसा कार्य होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम ये है बाबू कि इसमें सिलेक्टिक पार्टिकल्स अंदर आता है और सिलेक्टिक पार्टिकल ही अंदर अंदर से बाहर जाता है। कहने का अर्थ वो ये सेल है, तो सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक है, अच्छे वाला चीज को वो बाहर निकलने नहीं देता है और बाहर से अच्छे वाला को इन कर देता है। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्या समझिएगा, पोटैटो देखे हैं, आलू तो आप जानते हैं। तो आलू का जो झिल्ली होती है वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी आलू के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी पोषक है, वह क्या होता है? आलू के अंदर है। और अगर आप आलू को धोते हैं, किस में धोते हैं? पानी में। तो आलू को पानी में धो लिएगा तो पानी का जो भी खराब पार्टिकल्स है वह आलू के अंदर आने नहीं देगा, और आलू के अंदर जो अच्छी वाला चीज है वह बाहर निकलने नहीं देगा। समझ में आई बात? लेकिन क्या आलू को धो के काटना पड़ेगा कि काट के धोना पड़ेगा? धो के काटना है, काट के धोना है तो वो आलू नहीं है, खेल खत्म।
तो आप लोग जब खाना बनाते हैं तो आप बताइए आलू को कैसे बनाते हैं? धो के काटते हैं, धो के काटते हैं फिर धो देते हैं ना। जब हम अपने घर में देखते हैं तो सब चोखे बना देते हैं। हाँ वो सही है, लेकिन चोखा बनाने में फायदा क्या है? जब उसका कवरिंग को नहीं निकाला जाए, इस मेम्ब्रेन को नहीं निकाला जाए, उसको डाल दो और जो भी सिलेक्टिव पार्टिकल्स होगा वह उसके अंदर चला जाएगा। मतलब ये अणुओं को बैलेंस करता है, पार्टिकल्स को क्या करता है? बैलेंस, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो आज के बाद आलू को धो के काटना है, काट के धोना, तो यानी आपको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा आलू से। ठीक है, तो यहाँ इसका फंक्शन क्या हुआ कि कोशिका झिल्ली जो है वह सेल में सिलेक्टिव कहने का अर्थ हुआ कि वह अणुओं को संतुलन बनाए रखता है। किसका बनाए रखता है? अणु मतलब समझते हैं पार्टिकल्स। कैसा सिलेक्टिव पार्टिकल? यहाँ सिलेक्टिव वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये अपने फंक्शन के अनुसार अगर इसके अंदर अच्छे अच्छे पार्टिकल्स है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, अगर पानी में अच्छा पार्टिकल्स है उसको अंदर ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसका फंक्शन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आ जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली कोशिका के किस भाग को कहते हैं? क्वेश्चन यही आता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कोशिका के किस भाग को कहते हैं? कोशिका झिल्ली, याद रहेगा, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन में रहेगा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। तो लिख लीजिएगा कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका झिल्ली का कार्य फंक्शन अर्ध, हिंदी वाला लिख लीजिएगा, देखो हिंदी कितना टफ है बाबू, अर्ध पारगम्य झिल्ली, लेकिन इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कितना आसान है, अब बोलोगे तो लग रहा है कि हाँ ठीक है। कोशिका झिल्ली का कार्य, इतना सेंटेंस लिखने से अच्छा फंक्शन लिख करके ये लिख देते बहुत अच्छा रहता। कोशिका झिल्ली का कार्य अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी, अब इसका अर्थ समझिए, यानी, ठीक है, यानी लिख लोगे ना, ठीक है, यानी अणुओं को, अणु मतलब क्या? पार्टिकल्स, यानी अणुओं को संतुलन बनाए रखता है, यानी बैलेंस, यानी अणुओं को संतुलन बनाए रखता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैलेंस द सिलेक्टिव पार्टिकल्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैलेंस द सिलेक्टिव पार्टिकल्स, यानी ये अच्छे अच्छे अणुओं को क्या? बैलेंस बना के रखता है। इसका यही फंक्शन है, यानी आप इस मेम्ब्रेन को हटाते हैं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, बहुत सा खराब पार्टिकल्स इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स का बना होता है। 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 कोई भी कोशिका झिल्ली हो, किसी का भी हो, ठीक है, वो किस चीज का बना हुआ है? फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड की संरचनाएं क्या होती है? तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट में,
फास्फोलिपिड की संरचनाएं फास्फोलिपिड की संरचनाएं फास्फोलिपिड की संरचनाएं दोहरी दोहरी परत वाली होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर। फास्फोलिपिड्स की संरचनाएं दोहरी परत वाली होती है। दोहरी परत, इसमें 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 2 लेयर। जैसे यहां समझो, ये क्या है? फास्फोलिपिड्स है। क्या है? फास्फोलिपिड। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो ये क्या है? फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स से क्या बना? सेल मेम्ब्रेन। और इस फास्फोलिपिड्स में ये जो देखो, यहां समझना, ये क्या है? डबल लेयर। और डबल लेयर में इस तरह के संरचनाएं में पाए जाते हैं फास्फोलिपिड्स। इसके अंदर मान लो सैंडविच देखे हो ना? नहीं देखे हो? खाए नहीं हो जी? ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट है प्रकाश? इंटरनेट कनेक्ट है? नहीं, देखो ना, समझाते हैं। सैंडविच नहीं खुल रहा है जी। हाँ, देखो, एक खुला है, कुछ खुला है। ये मान लो कितने लेयर है? 2 लेयर। कितने लेयर? 2 लेयर। एक ऊपर और एक क्या है? नीचे। और इसके बीच में देखो, यहाँ पे क्या है? आपके पास प्याज है, टमाटर है, बटर है। ये सैंडविच होता है ना, सैंडविच के अंदर में क्या है? जितना चीज डालें उसको हम क्या बोल दिए? फास्फोलिपिड्स। ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। तो ये फास्फोलिपिड्स का जो ऊपर वाला भाग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड भाग। हेड मतलब समझते हैं? सिर। हेड, इसको क्या बोलते हैं? हेड। और नीचे वाला भाग क्या बोलते हैं? टेल। टेल भाग क्या होता है? पुछ। तो जो फास्फोलिपिड्स है उसके कितने भाग होते हैं? 2, हेड और टेल। हेड और टेल। तो हेड जो होता है वह पोलर होता है। पोलर मतलब समझते हैं? पोलर मतलब ध्रुव, यानी वैसे पार्टिकल्स जो पानी में घुलनशील होते हैं, वैसे पार्टिकल जो पानी में घुलनशील होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर, ध्रुवन। और वैसे पार्टिकल जो पानी में नहीं घुलते हैं उसे बोलते हैं नॉन पोलर, यानी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? पानी से डरना। हाइड्रो मतलब क्या? पानी। फोबिक मतलब क्या? डरना। तो हाइड्रोफोबिक फास्फोलिपिड से किस भाग को बोलेंगे? पूछ वाला भाग। किसको बोलेंगे? पूछ वाला भाग। और हेड वाला भाग जो होता है वह क्या होता है? पानी में घुलनशील होते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो यहां से चीजें आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो है फास्फोलिपिड्स है। इसकी किसकी संरचनाएं हैं? फास्फोलिपिड्स का। और एक हम निकाल देते हैं बाहर, तब समझ में आएगा। फास्फोलिपिड्स का सबसे ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं? हेड। हेड को क्या बोला जाता है हिंदी में? सिर। और इसको क्या बोलते हैं? टेल।
टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूछ। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझिएगा, ये जो हेड वाला भाग है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। अब कोई बोलेगा हिंदी में बताइए, ये नाम है, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक ही। हाइड्रोफिलिक। और इस हाइड्रोफिलिक को बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर, यानी ध्रुव। इसका अर्थ ये हुआ कि फास्फोलिपिड्स का सिर वाला भाग पानी में घुलनशील होता है। यानी कौन सा भाग पानी में घुलनशील है? हेड वाला भाग। इसी को बोल दिया क्या? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का अर्थ हुआ पानी में घुलनशील। और जो टेल वाला भाग है इसको बोल दिया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर के अर्थ क्या हुआ? पानी में अघुलनशील। पानी में अघुलनशील। इसको हिंदी में क्या लिखेगा? पानी में अघुलनशील। पानी में अघुलनशील, इसको क्या बोल दिए? पानी में घुलनशील। तो फास्फोलिपिड्स का कौन सा भाग पानी में घुलनशील होता है? हेड वाला भाग। और कौन सा भाग पानी में घुलनशील नहीं होता है? टेल वाला भाग। ठीक है, तो जो भी कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? फास्फोलिपिड। एग्जाम में ही आता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड। लेकिन थोड़ा आप डिटेल में जान जाइए कि फास्फोलिपिड की जो संरचनाएं होती है क्या होती है? दोहरी झिल्ली। और फास्फोलिपिड्स के भी भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो, एक हेड और दूसरा टेल। हेड पानी में घुलनशील और टेल पानी में अघुलनशील। समझ में आई बात? तो इसको उतारिएगा। सबको समझ में आया जी? है, थोड़ा सा डिटेल किए हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन आपका एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ यही रहता है, कोशिका झिल्ली किस चीज का बनी होती है? फास्फोलिपिड्स। ये याद होनी चाहिए। अगर उससे भी डिटेल पूछा जाए, क्या फास्फोलिपिड पानी में घुलनशील है? हाँ, उसका हेड वाला भाग घुलनशील है, लेकिन टेल वाला भाग घुलनशील नहीं। पीछे दिक्कत होगा पूछेगा। जल्दी जल्दी बना लो, तुम रियली में सैंडविच बना रही है, उतना थोड़ी करना है। एगो मूड़ी आ, एगो पैर खींच दो, हो गया। इसको ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट थे ग्रेंडल। ग्रेंडल नाम के वैज्ञानिक थे। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब समझते हैं? देखे थे, देखे थे, वर्णन नहीं किए थे। सर की क्लास है जिस दिन नहीं रहेगा बड़ा कीजिए, 9 बजे तक पढ़ा देंगे। इसके बाद भी क्लास रहता है आप लोग का कहीं? हाँ, मान लीजिए जिस दिन सर का क्लास ना रहे और 9 बजे तक पढ़ाएं तो कितने लोगों का दिक्कत होगा? एक दो का दिक्कत होगा, चलेगा काम। कल हमको पता ही नहीं चला कि सर का क्लास नहीं है, न तो 9 बजे तक चलता आराम से। आज है।
कोई कभी कभी होगा, हमेशा ना होगा। अरे 9 नहीं तो कम से कम 45। चलो ये हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे ग्रेंडल। ग्रेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले देखे थे, लेकिन उनको खोज नहीं माना जाता। सेल वॉल का खोज कौन किए? कल ही बताए थे, रॉबर्ट हुक। सेल वॉल का खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका झिल्ली के बारे में कौन बताए? ग्रेंडल। लेकिन खोज नहीं थे। चलिए लिख लीजिए, लिखवा देते हैं दोनों चीज, पॉइंट देके लिखिए। यहां तक हो गया। फर्स्ट ऑब्जर्व, हिंदी में लिखेगा सबसे पहले देखा गया। किनके द्वारा देखा गया? देखा गया, ग्रेंडल। ग्रेंडल के द्वारा सबसे पहले देखा गया। लेकिन इनको डिस्कवरी नहीं माना जाता। खोज करने वाले वैज्ञानिक दो वो थे। खोजने वाले वैज्ञानिक थे क्रेमर और नगेली। क्रेमर और नगेली दो वैज्ञानिक थे डिस्कवरी कौन किए थे कोशिका झिल्ली के? क्रेमर और नगेली। खोज क्रेमर और नगेली। ग्रेमर लिखा हुआ है, ग्रामर। ग्रामर एक बाइक है ना जी, कोई कहेगा होंडा। क्रेमर, क्रेमर। देखो इंग्लिश देख लो, अगर हिंदी में गलत है तो इंग्लिश देख लो, ठीक तो लिखे हैं। क्रेमर ऐसा ही लिखा था। ओ डिस्कवरी देखो, डिस्कवरी लिखा हुआ है ना। हिंदी मत देखा करो, ज्यादा बोलते हैं वही सुना कीजिए, ठीक है। डिस्कवरी। लेकिन ये किसकी, इसकी संरचना कैसा है? सैंडविच का कैसा है? तो इस पर एक मॉडल तैयार हुआ था। मॉडल समझते हैं? ये जो फास्फोलिपिड्स था एक मॉडल के आकार के था। यानी इस पर मॉडल बताने वाले जो हम बताएं अभी कि जो कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ? फास्फोलिपिड्स। और फास्फोलिपिड्स का कितने भाग? दो, टेल और हेड। ये बताने वाले अलग वैज्ञानिक थे, उस पर मॉडल तैयार किए थे। क्या तैयार किए थे? मॉडल। मॉडल कितने लोग समझते हैं? जैसे स्कूल में आप किए होंगे, अगर स्कूल में पढ़ाई किए होंगे तो आपको वो बता दिया जाता है कि आप पर्यावरण पर एक मॉडल तैयार करके लाइएगा। तो लोग क्या पानी का, पेड़ का, प्लांट का, अभी भी सीबीएसई स्कूल में लेके जाते हैं लोग? नहीं। तो क्या हुआ? मॉडल। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में मॉडल तैयार करने वाले वैज्ञानिक कोई और थे, उनका नाम था सिंगर। सिंगर और निकोलसन। हाँ, सिंगर मतलब गायक होता है ना, तो नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन। इसमें तीन चीज जानिएगा, ज्यादा नहीं। सिंगर और निकोलसन ये मॉडल तैयार किए थे। उस मॉडल का नाम था, इस मॉडल का जो नाम था, उस नाम को, उस मॉडल का नाम लिखेगा फ्लूइड। बच्चे लोग अपना अपना मॉडल का नाम रख दिया जाता है, तो इसका भी, इस मॉडल का नाम भी था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसका नाम था। अब इसको इंग्लिश में ही लिखेगा कि उस मॉडल का क्या नाम था जिस पर कोशिका झिल्ली को समझाया गया। क्या नाम था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब क्या हो गया? कितने लोग बता सकते हैं फ्लूइड का सेंस क्या होता है? तुम क्या बोले? तरल, गैस। और कौन क्या बोला? फ्लूइड का अर्थ गैस और लिक्विड दोनों होता है, समझे? गैस और लिक्विड दोनों। तो कभी भी फ्लूइड वर्ड आए तो यहां दोनों सेंस होना चाहिए, लिक्विड का भी और गैस का भी। सिंगर और निकोलसन नाम का दो साइंटिस्ट थे जो कोशिका झिल्ली के बारे में मॉडल तैयार किए थे। उस मॉडल का नाम, ये एग्जाम में आता है कि ये मॉडल किसके किसके बारे में था? कोशिका झिल्ली के बारे में था।
फ्लूइड मोजैक मॉडल। चलिए यहां देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली के बाद आप तीसरा पॉइंट लिखिएगा। आगे बढ़े, कुछ पूछना है इसमें, किन्हीं को पूछना है पीछे? ठीक है, तीसरा लिखिएगा न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक के बारे में खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन। इसे ना भी याद रखो तो चलेगा, इसे कभी आता भी नहीं। रॉबर्ट ब्राउन। ये न्यूक्लियस क्या होता है इसको समझिए। न्यूक्लियस जो होता है सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग। हम बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ सेल में क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो उस सब में सबसे बड़ा भाग किसका होता है? यानी कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? केंद्रक। और केंद्रक जो है वह कोशिका का मैनेजर कहलाता है। मैनेजर समझते हैं? उस सेल को कंट्रोल करने वाला। और जिस सेल में न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे? वह सेल को कंट्रोल करने वाला क्या है? मैनेजर है। और जिस सेल में केंद्रक ही नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस ही नहीं रहता, तो उसमें क्या सेल को कंट्रोल करने वाला कोई है? नहीं है। हमारे शरीर में कौन सा कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते? हमारा शरीर क्या है? सेल से बना हुआ। तो सेल क्या है? बहुत सा सेल है, कोशिकाएं हैं। तो कौन सा कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? बोलो बोलो। आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का नाम सुने हैं ना? तो आरबीसी में केंद्रक बनता है लेकिन डेवलप। तो जितने भी मैमल्स हैं, मैमल समझते हैं? स्तनधारी। तो स्तनधारी के आरबीसी में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। ऊंट, ऊंट समझते हैं? ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा वही छोटा ऊंट को बोलते हैं। कैमल बोल दिए तो क्या हो गया? ऊंट, रेगिस्तान वाले। और जहां लामा वर्ड आ गया तो ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, छोटा ऊंट बोला जाता है। लामा भी क्या? ऊंट का एक प्रजाति है। तो लामा और कैमल ये दो ऐसे मैमल्स हैं जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस, हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस। और जिस सेल में न्यूक्लियस है वह क्या करता है? मैनेजर, कंट्रोल करता है। दिमाग वाली कोशिका बोला जाता है। तो हम लोग का आरबीसी में केंद्रक नहीं है, तो क्या दिमाग है? कहां से रहेगा? आरबीसी में ब्रेनलेस होता है, दिमाग ही नहीं है। ठीक है, आप देखो यहां समझो। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, केंद्रक का खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन। लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा पॉइंट, लिखिएगा केंद्रक को, केंद्रक को कोशिका का केंद्रक को कोशिका का मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर समझते हो? डायरेक्शन देने वाला। ठीक है, केंद्र कहेगा कि
चलो जी तुम ऑफिस का काम कर लो, तुम ये करो, तो ये भी क्या देता है, डायरेक्शन कि तुम प्रोटीन बना लो, तुम लेके चले जाओ प्रोटीन, वहां कमी है। तो केंद्रक जो है वो क्या करता है, मैनेजर या कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या, नियंत्रक। ठीक है, तो लिखिएगा केंद्रक जो है, क्या लिखवाएं, केंद्रक को कोशिका का मैनेजर तथा नियंत्रक कहा जाता है। हिंदी में लिख लेना, कंट्रोलर क्या बोलते हैं, नियंत्रक तथा नियंत्रक कहा जाता है। तथा नियंत्रक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में, कि केंद्रक के 4 प्रकार होते हैं। केंद्रक के 4 प्रकार होते हैं। केंद्रक के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के 4 प्रकार होते हैं, ये चारों का सबको नाम याद रखना है। ठीक है, केंद्रक क्या है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग। ये देखिएगा केंद्रक क्या है, इसी को क्या बोलती हैं, केंद्रक। और इसके भी कितने भाग, 4। अब कौन कौन से होते हैं, सबका याद रखेगा। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका केंद्रक झिल्ली, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के 4 प्रकार होते हैं। पहला में लिखिएगा केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए समझिएगा, ये क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के बाहर भी क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और ये केंद्रक झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन। तो लिखिएगा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, और यह केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है, और यह केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है, और यह केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह केंद्रक को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। दूसरा में लिखिएगा, केंद्रक का दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक का दूसरा प्रकार हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। हम बताए थे सेल में केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी कोशिका, साइटोप्लाज्म मतलब क्या, कोशिका द्रव। तो सेल में दो प्रकार के द्रव रहते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक में। न्यूक्लियस पर क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक द्रव से नाम क्लियर हो गया ना, केंद्रक द्रव में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव में होता है, और ये इस केंद्रक द्रव में आरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्वेश्चन आता है कि आरएनए हमारी कोशिका के किस भाग में रहता है, केंद्रक में। केंद्रक के अलावा कहाँ रहता है, तब बताना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म क्या,
कोशिका। तो हमारे कोशिका में आरएनए कहाँ, दो जगह, कहाँ कहाँ, एक केंद्रक में कहाँ, केंद्रक द्रव में, और दूसरा कोशिका द्रव में। जहां द्रव है वहां क्या है, आरएनए। तो यहां से तो क्लियर हो जाएगा कि आरएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक के किस भाग में, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव में। तो लिख लीजिएगा केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव लिख लो, केंद्रक द्रव केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक द्रव केंद्रक द्रव केंद्रक में पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें आरएनए 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 और इसमें आरएनए पाए जाते हैं, और इसमें आरएनए पाए जाते हैं। तीसरा लिखेगा न्यूक्लियोलस, केंद्रक का तीसरा प्रकार क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। इसको हिंदी में लिखिएगा केंद्रिका, केंद्रिका। केंद्रक का तीसरा प्रकार न्यूक्लियोलस, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका। ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का, पर्पल मतलब क्या होता है, बैगनी ना, हाँ ये बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। और ये देखिए समझिएगा, न्यूक्लियोलस जो होता है केंद्रक के ठीक बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के ठीक बीच में। ये गोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए केंद्रक है और केंद्रक के ठीक बीच में क्या है, पर्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये सेल डिवीजन तभी से जब कोशिका विभाजन होगा तो ये केंद्रिका दिखाई देगी। सेल डिवीजन नहीं होगा ये केंद्रिका कभी नहीं दिखाएगा। चलो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देते हैं आप लोग को। नेट तो बहुत स्लो काम कर रहा है ना। देखो यहां समझना थोड़ा, दिख रहा है पीछे तक, पीछे दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, सेल है, ठीक है। और ये सिर्फ केंद्रक का पिक्चर है। सेल का सबसे बीच वाला भाग क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक का बाहर वाला भाग को न्यूक्लियर इनवेलप बोले, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के बीच में क्या होता है, कहीं न कहीं न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा होगा, नहीं लिखा छोड़ दो। ठीक बीच में देखो ये पर्पल कलर का है, गोल गोल, इसको हम क्या बोल दिए, इसको बोल दिए न्यूक्लियोलस। क्या बोले, न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और ये तभी दिखाई देगा सेल में जब क्या होगा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो केंद्रिका कब दिखाई पड़ती है, जब एक सेल का निर्माण नया सेल में होता है। जब ओल्ड सेल का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, न्यू सेल में, तभी ये केंद्रिका दिखाई पड़ेगी, ऐसे दिखाए। और इसी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, धागे नुमा संरचना, क्या देख रहे हैं, ये सब क्या है, धागे नुमा संरचना है। इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और इस क्रोमैटिन में डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। ये प्रोटीन जो है डीएनए को बांधने का काम करता है। तो ये इतना तो आपको पता है कि डीएनए तथा आरएनए कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में। कोशिका किस भाग में, केंद्रक में। लेकिन केंद्रक के किस भाग में, अगर आरएनए पूछा जाए तो कहां, न्यूक्लियोप्लाज्म, और डीएनए पूछा जाए तो कहां, क्रोमैटिन।
क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन क्या है? केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। इस पिक्चर को देखिए, ये केंद्रक का पिक्चर है और इस केंद्रक में कितने भाग? 4। सबसे बाहर वाला को क्या बोल दिए? केंद्रक झिल्ली। सबसे बाहर वाला क्या? केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर में लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। और ठीक बीच में पर्पल कलर दिख रहे हैं, इसको हम केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका और केंद्रक अलग अलग बात है। अगर केंद्रिका लिखा रहे तो ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि मिस्टेक से आ हो गया। होता है कि केंद्रक पढ़े हैं, केंद्रिका लिखा गया होगा केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक के भाग है और ये किस रंग का होता है? पर्पल, बैगनी। ये तभी आपको दिखाई देगा जब कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन स्टेज बाय स्टेज होता है, वह कोशिका विभाजन में बताएंगे। तो ये जो है इसे हम केंद्रिका बोलते हैं और केंद्रिका से ही निकला हुआ रहता है क्या? धागे नुमा संरचना। और इस धागे नुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां से बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तुम बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे कि नहीं? यस या नो? यस, तुम लोग बताओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक ही नहीं है। केंद्रक है तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। अब उस बताए नहीं है कि हिस्टोन प्रोटीन है कि नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ रहेगा? केंद्रक के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक तो है ही नहीं, तो ये सब पाए जाते हैं? नहीं। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन है? नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में तीसरा। हाँ, दोनों है वह, डीएनए भी आरएनए भी। डीएनए हमारा जेनेटिक होता है, जैसे हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से मिलता है। डीएनए तो डीएनए है गुणसूत्र और प्रोटीन की संरचनाएं को ही डीएनए बोलते हैं। ये आप जानते हैं कि मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, 23 पेयर। तो ये 23 पेयर क्या है? डीएनए और प्रोटीन मिल को ही गुणसूत्र बोले। कभी आ जाए कि गुणसूत्र क्या है? डीएनए तथा प्रोटीन को मिला दिया जाए तो उसे हम गुणसूत्र बोलते हैं। और एक क्रोमोसोम को टुकड़ा को तोड़ देते हैं तो उसको हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। तो अगर जीन ट्रांसफर हुआ तो हमारे पेरेंट्स से कोई ना कोई एक जीन आया है। एक लक्षण के लिए एक जीन आता है। जैसे आपका कोई एक लक्षण, जैसे आपका नाक आपके फादर या मदर से मिलता होगा तो आपके नाक के लिए एक जीन, हर लक्षण के लिए एक जीन होता है। आपका बाल जो है अगर पेरेंट्स से मिलता है उसके लिए कितने जीन? एक। आपका कलर पेरेंट्स से मिलता है तो कितने जीन? एक। तो ऐसे ऐसे कितने जीन होगा? सोच लो। आपका हाइट, तो जीन जो है आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बताया कि जीन कितने हैं। लेकिन 2008 में एक न्यूज में ये रिसर्च पाया गया कि मनुष्य के जो शरीर में अबाउट 30,000 जीन पाए जाते हैं, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है। और इतना आपको याद भी नहीं रखना कितना जीन पाया जाता है। लेकिन गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? ये सबका अलग अलग। गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाएंगे। किसमें? जोड़ों में। लिखिएगा तीसरा, क्या लिखे? केंद्रिका। केंद्रिका की संरचनाएं कैसा होती है? पर्पल लाइन, यानी कि किस रंग का? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का लिख लीजिएगा यहां पॉइंट देकर के इसके नीचे। केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका को केंद्रक बोल सकते हैं? नहीं, केंद्रिका अलग है। केंद्रिका केंद्रक का भाग है। तो लिखिएगा केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ती है, ऐसे आप देख नहीं सकते। केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ती है। केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ती है। चौथा लिखेगा केंद्रक प्रकार में क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नाम याद रहेगा? क्रोमैटिन।
क्रोमैटिन, लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए पहले। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना को, केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना समझते हैं, ठीक है, धागा जैसा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना को क्रोमैटिन कहा जाता है। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोले? क्रोमैटिन। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, इसमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, इसमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम है डीएनए को पैक करना, डीएनए को क्या? बांधना। आप बताइए केंद्रक कितने प्रकार का? 4। कौन कौन? पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रक द्रव, तीसरा केंद्रिका, चौथा क्रोमैटिन। सबका फंक्शन याद रहेगा। ये केंद्रक अभी स्टार्ट हुआ, खत्म नहीं हुआ, कल पूरा क्लास चलेगा तब शायद केंद्रक समाप्त हो सकता है। कल, हाँ मतलब समझ जाओ, अगला क्लास में मंडे को। लेकिन आप लोग थोड़ा